आज से अगले 5 वीडियो में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने गाउस के नियम और उसके उपयोग के लिए रखी जाने वाली सावधानियां और किस तरीके से वह यूज़ होगा इसके बारे में जाना था। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गाउस का नियम किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई और उससे परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू के मध्य संबंध देता है और फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इससे पहले आपने विद्युत फ्लक्स की भी परिभाषा पढ़ी है, जिसके अनुसार विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ जो भी आपका क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो आज और इससे अगले आने वाली विद्युत क्षेत्र की गणनाओं के लिए हम कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सबसे पहले आप समरूपता के साथ गाउसी सतह का चयन करेंगे जो चार्ज वितरण से मेल खाता है। उसके पश्चात आप गाउसी सतह को ऐसे खींचें ताकि गाउसी सतह पर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र या तो स्थिर हो या शून्य हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम विद्युत क्षेत्र स्थिर रखें या उसे शून्य रखें। यह होगा उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगले थर्ड पॉइंट पर आप गाउसियन सतह पर ई की दिशा निर्धारित करने के लिए समरूपता का उपयोग करेंगे। फिर सतह का मूल्यांकन करेंगे, अंदर आवेश का निर्धारण करेंगे और ई के लिए हल निकालेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम डिफरेंट स्टेप्स के अंतर्गत मेनली 3 स्टेप काम में लेंगे, जिसमें सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित करेंगे और फिर गणना करेंगे। गणना करने के लिए सबसे पहले आप गाउस का नियम लगाएंगे, जिसमें सिग्मा क्यू आपको पता रहेगा या आप उसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उसके अनुसार आप फॉर्मूले में ई और डी एस की वैल्यू रखेंगे और लास्ट स्टेप में आप इनको इक्वल कर देंगे। मीन्स गाउस लॉ और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा इन दोनों को इक्वल करते हुए ई का सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए चलते हैं पहली स्थिति के लिए। और आपकी पहली जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली जो कैलकुलेशन या अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस के लिए हम मान लेते हैं ए बी एक अनंत रेखीय आवेश है, जैसा आपको डॉट डॉट करके प्रेजेंट किया गया है। इसका एक पार्ट आपको दिखाया गया है सॉलिड लाइन से और इसका नाम लिखे देते हैं सपोज A1 और निचला वाला सिरा है वो A2 है। इसका मिड पॉइंट सपोज O है। इस O से सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित कोई बिंदु P है, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है, जिसकी OP की दूरी r है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो अनंत रेखीय आवेश है AB, इस पर रेखीय आवेश घनत्व सपोज लैम्बडा लिया गया है। ओके, तो यदि हम O के दोनों ओर L दूरी पर 2 अल्पांश A1 और A2 ले रखे हैं हमने जैसे, तो इन अल्पांशों के कारण ये छोटा सा एक अल्पांश यहाँ ले लेते हैं और एक छोटा सा अल्पांश यहाँ ले लेते हैं। तो इस A1 पर स्थित एक छोटा सा अल्पांश है सपोज DL, तो उसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से होगी और सपोज ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है DE1। इसी प्रकार से A2 पर स्थित एक अल्पांश लंबाई के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, जिसका मान होगा DE2। इनको चूँकि इन दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए हम फिर से इनका रेखीय मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजन करें। सपोज ये एंगल थीटा है,
ये भी एंगल थीटा है। अकॉर्डिंगली इनके शीर्षाभिमुख कोण होने से ये अक्ष के अनुदिश ये वाली लाइन थीटा ही एंगल बनाएगी और ये भी थीटा। तो इन DE1 और DE2 के इस अक्ष के अनुदिश और इसके अभिलंबवत घटकों में वियोजन करें तो DE1 का इस अक्ष के अनुदिश घटक DE1 cos थीटा होगा और ये वाला घटक DE1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार इस DE2 का इस अक्ष के अनुदिश घटक DE2 cos थीटा और इसकी अविलंबवत घटक DE2 sin थीटा होगा। अब चूंकि DE2 sin थीटा पढ़े हैं इसे, चूंकि ये जो आवेश है वो अनंत रेखीय आवेश समान रूप से वितरित था जिसका प्रति एकांक लंबाई पैमाना लैम्बडा है। तो A1 पर स्थित अल्पांश के कारण जो DE1 है इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो एक समान ही होगा। जो DE2 का परिमाण है वही DE1 का भी परिमाण होगा क्योंकि हमने समिति से समान दूरी पर इनको लिया है। तो ऐसे में DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा इन दोनों के परिमाण और दिशाएं विपरीत होने से ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मीन्स ये DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा एक ही दिशा में होने से आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कंक्लूज़न ये है कि हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करें तो इसके ओर से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश होगी। आपने ये विभाजित किए थे परंतु ये घटक आपके कैंसिल हो गए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तार या इस अनंत रेखीय आवेश के अभिलंबवत रेखा के अनुदिश होगा। इसी प्रकार से आप इस तार को और छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। इनके संगत यहाँ पर भी एक एलिमेंट लेंगे आप, तो उनके कारण परिणामी जो विद्युत क्षेत्र जो भी होंगे उन सब के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश ही होगी। तो हम कह रहे थे कि हम पहले दिशा का निर्धारण करेंगे और फिर विद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस तार के अभिलंबवत बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम सेकंड पार्ट शुरू करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो इसके लिए इस तार को एक बेलन की अक्ष मानते हुए एक इस तरह के पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मीन्स एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये जो आपने अक्ष ली है उसकी लेंथ L है और ये पार्ट आपका AB है, ऊपर सॉरी A1 A2 है और ऊपर आपने देखा था AB अनंत तक है। पर हमें केवल एक पार्ट चाहिए छोटा सा, ये हमने A1 A2 ले लिया है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई L है। तो इस बेलन के अंतर्गत एनक्लोज जो चार्ज होगा सिग्मा Q वो होगा आपका एकांक लंबाई के लिए आपने रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा लिया है तो L लंबाई में आवेश सिग्मा Q बराबर होगा लैम्बडा इंटू L के। तो पहला हम कह रहे थे कैलकुलेशन में 3 स्टेप काम में लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं कि गाउस का नियम लिखेंगे। इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा Q यहाँ पर लैम्बडा L है। तो इसके लिए हो गया विद्युत फ्लक्स लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो बेलन है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। पहला S1 भाग ये वृत्ताकार पृष्ठ है, सेकंड S2 पार्ट और थर्ड S3 पार्ट। ओके, तो अब हम इस E डॉट ds को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक E डॉट ds S1 के लिए, एक E डॉट s
डॉट डी एस S2 के लिए और E डॉट डी एस S3 के लिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ऐसे रहेगी जो आपने पहले हेडिंग में पढ़ी थी। तो अगर यहाँ पर एक अल्पांश लें, हम एक छोटा सा भाग लें, तो इस पर ds की कल्पना करें तो इसके लिए ds ऐसे होगा, और यहाँ पर अगर एक ds लें तो उसके लिए इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, और इस पृष्ठ पर लें तो उसके लिए ds की डायरेक्शन इधर ही होगी। सो कंक्लूज़न ये है कि इस S1 पर E और जो ds वेक्टर हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस पार्ट के लिए S1 के लिए E डॉट डी एस वेक्टर जो है वो E ds cos 90 के इक्वल होगा, और cos 90 ज़ीरो होता है, देयरफॉर इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी S1 के लिए। सेम इसी तरीके से इस S2 के लिए भी E डॉट डी एस S2 सरफेस के लिए भी यहाँ भी E और ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसके जो मान होगा E डॉट डी एस वो भी जीरो ही होगा S2 सरफेस के लिए। तो E डॉट डी एस फॉर S1 is 0 because E and ds both are perpendicular। S2 पर भी E और ds एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए इनका भी मान 0 होगा। अब अगर हम वक्र पृष्ठ की ओर चलें तो इस पर E और ds दोनों ही एक ही दिशा में हैं। तो इस स्थिति में इस S3 सरफेस के लिए E डॉट डी एस होगा E ds cos 0, और E ds cos 0 का मान E ds के इक्वल ही होगा। E का मान इस बेलन के वक्र पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर एक जैसा है, इसलिए हम E को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस S3 सरफेस के लिए E डॉट डी एस का मान हो गया E इंटीग्रेशन ds, और ds आपने इस लेंथ को r लिया था, ये जो त्रिज्या है इस बेलन की वो r ली थी, और लंबाई को l लिया था। इसका जो ds होगा वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आप जानते हैं 2 पाई आर एल के इक्वल होता है, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था 2 पाई आर एल। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है इंटीग्रेशन E डॉट डी एस उसका वैल्यू फाइनल मिल गया E इंटू 2 पाई आर एल। इसके लिए 0, इसके लिए E इंटू 2 पाई आर एल S2 के लिए, और S2 के लिए 0। सो फाइनली S1 S2 और S3 के लिए फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई। आपको ध्यान हो तो हमने इक्वेशन 1 में लिखा था इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आ गया है आपको E इंटू 2 पाई आर एल। तो इससे E इंटू 2 पाई आर एल को लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देते, इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशंस में एल से एल क्रॉस हो जाएगा, तो E का व्यंजक आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई इधर जाएगा एप्सिलॉन के साथ, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इसमें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हमें दो का गुणा करें तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन ये आर है, सॉरी, सो हमें मिला 2 लैम्डा अपॉन आर। तो एक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें फाइनली मिल गया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और डायरेक्शन ओवर पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी एकांक सदिश आर कैप, आर के लंबवत, आर की दिशा के अनुदिश, सॉरी। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये क्लियर है इस इक्वेशन से कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है जैसा बिंदु आवेश में देखा था। यहाँ पर E जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है।
तो अगर हम ई और आर के मध्य में ग्राफ खींचें तो हमें ग्राफ व्युत्क्रम वाला कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ हम आर ले लेते हैं इस डिस्टेंस को, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो ग्राफ व्युत्क्रम वाला कुछ इस तरीके से होगा। और ई और लेम्डा के मध्य में अगर ग्राफ खींचना चाहें तो लेम्डा के ये समानुपाती है, इसलिए जैसे जैसे लेम्डा की वैल्यू बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र ई का मान भी बढ़ता जाएगा। सो ई प्रोपोर्शनल टू लेम्डा कंक्लूजन एंड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इस पर आधारित एक उदाहरण है, एग्जाम्पल 2.10 और 2.11, उन्हें आप देखिए, कोशिश कीजिए करने की। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपया वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा, अन्यथा हमारी और आपकी दोनों का जो मेहनत है या समय है वो बेकार जा रहा है। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें।